नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। 19वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जो बेहतरीन रेल के डिब्बों से भरा है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सब कुछ है, लेकिन कोई इंजन नहीं है। ये डिब्बे खुद नहीं चल सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1884 में भारत को कुछ इसी तरह देखा था। आज हम उन्हीं के दिए स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में ये इंजन कौन था, ये कहाँ खो गया था और इसे दोबारा चालू कैसे किया जा सकता था। और ये सिर्फ एक साहित्यिक सवाल नहीं है ना? हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी जीवनी के कुछ हिस्से और उनका एक बेहद मशहूर भाषण वो बताते हैं कि भारतेंदु एक लेखक होने से कई ज्यादा थे। हाँ, वो एक तरह से समाज के डॉक्टर थे जो नब्ज पकड़कर बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। आज हम उनकी उसी डायग्नोसिस को समझने जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम उन्हें आधुनिक हिंदी के जनक के तौर पर तो जानते हैं, पर उन्होंने जो बातें समाज, धर्म और देश की तरक्की को लेकर कहीं, वो आज भी चौंकाने वाली लगती हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं कि कौन थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और क्या था उनका भारत के लिए विजन। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। 1850 में काशी में उनका जन्म हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बस 7 साल पहले। जी। उन्होंने वो पूरा दौर देखा जब भारत में पुरानी व्यवस्था ढह रही थी और अंग्रेजी राज अपनी जड़ें जमा रहा था। माहौल में एक तरह की निराशा और बेचैनी थी। सही कहा। और इसी माहौल में भारतेंदु एक पुनर्जागरण के नायक बनकर उभरे, खास तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में। बंगाल में जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय जैसे लोग समाज को जगाने का काम कर रहे थे, वही मशाल भारतेंदु ने हिंदी पट्टी में जलाई। हाँ, उनका मकसद साफ था, आधुनिकता और आजाद सोच की रोशनी आम लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ किताबें या नाटक नहीं लिखे, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश की। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने तदीय समाज जैसी संस्था बनाई, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाएं निकाली। मुझे जो बात सबसे खास लगी, हाँ। वो थी बाला बोधिनी पत्रिका, जो सिर्फ महिलाओं के लिए थी। हाँ, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक तरफ वो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जैसे नाटकों से लोगों को उनकी हालत का आईना दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ बाला बोधिनी से वो सीधे तौर पर महिलाओं को शिक्षित करने की नींव रख रहे थे। अच्छा। ये अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही बड़े मिशन का हिस्सा थीं। और इसी मिशन के तहत 1873 में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की, हिंदी नई चाल में ढली। यहां मुझे एक सवाल आता है, ये नई चाल क्या थी? इसका मतलब क्या है? क्या इससे पहले हिंदी किसी पुरानी चाल में थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुरानी चाल का मतलब था कि तब तक गद्य या कहें कि आम लिखने पढ़ने की भाषा ज्यादातर ब्रजभाषा या अवधी जैसी बोलियां होती थीं। अच्छा। ये कविता के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रोजमर्रा के विचारों, विज्ञान या पत्रकारिता के लिए उतनी सटीक नहीं थी। नई चाल थी खड़ी बोली, जो आज की हिंदी का आधार है। यह दिल्ली मेरठ के आसपास की आम बोलचाल की भाषा थी। भारतेंदु ने इसे साहित्य और विमर्श की भाषा बनाया। तो ये नई चाल एक तरह से हिंदी को इलीट्स के दायरे से निकालकर आम आदमी के करीब लाने की क्रांति थी। अच्छा, तो ये भाषा को लोकतांत्रिक बनाने जैसा था। अब आते हैं उस भाषण पर जो शायद उनके विचारों का सबसे अच्छा निचोड़ है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? जी। दिलचस्प बात यह है कि ये भाषण उन्होंने किसी बंद कमरे या साहित्यिक गोष्ठी में नहीं, बल्कि बलिया के ददरी मेले में हजारों आम लोगों के सामने दिया था। और यहीं से वो रेल की गाड़ी वाला रूपक आता है, जिसकी बात आपने शुरू में की। हाँ। वो कहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। ये एक कमाल की तस्वीर है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास काबिल लोग हैं, क्षमता है, लेकिन कोई चलाने वाला, कोई दिशा देने वाला नहीं है। और इंजन कौन हो सकता था? वो दो संभावनाएं बताते हैं, या तो राजे महाराजा या अंग्रेज हाकिम। लेकिन फिर वो खुद ही इन दोनों को खारिज कर देते हैं।
वो कहते हैं कि राजे महाराजों को तो अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से ही फुर्सत नहीं। सही है। और अंग्रेज, उन्हें क्या पड़ी है कि वो हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना कीमती समय बर्बाद करें? वो तो अपने फायदे से काम करते हैं। तो अगर राजा और अंग्रेज दोनों इंजन नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? यही भारतेंदु अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि इंजन बाहर से नहीं आएगा, वो जनता के भीतर ही सोया हुआ है। वो हनुमान का उदाहरण देते हैं कि जामवंत को याद दिलाना पड़ा था, का चुप साधी रहा बलवाना। वाह। वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को भी बस कोई उनका बल याद दिलाने वाला चाहिए। ये भाषण असल में एक जगाने की पुकार है। तो उन्होंने किन समस्याओं की तरफ इशारा किया? वो कौन सी जंजीरें थीं जो इस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रही थीं? स्रोत के मुताबिक उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था आलस्य। हाँ। और वो इसे बड़े तीखे अंदाज में कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तरक्की की घुड़दौड़ का समय है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब सर पर दौड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि जापानी टट्टू भी हाफते हुए दौड़ रहे हैं और हम बस खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोद रहे हैं। मतलब हम दौड़ में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। मुझे जो उदाहरण सबसे ज्यादा असरदार लगा वो इंग्लैंड के कोचवान का था। हाँ, बताइए। वो कहते हैं कि वहां गाड़ी का कोचवान भी जब खाली होता है तो गद्दी के नीचे से अखबार निकालकर पढ़ता है। हाँ। और हमारे यहाँ का कोचवान क्या करेगा? क्या करेगा? या तो हुक्का पिएगा, गपशप करेगा या सो जाएगा। ये छोटी सी बात उस समाज की पूरी मानसिकता को दिखा देती है। बिल्कुल। और वो इस आलस्य की जड़ पर भी चोट करते हैं। वो मलूक दास का दोहा सुनाते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। ये सिर्फ आलस्य नहीं है, ये एक तरह की भाग्यवादी सोच है जिसने लोगों को निष्क्रिय बना दिया है। अच्छा। ये मान लेना कि जो होना है वो होकर रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। भारतेंदु कह रहे थे कि ये सोच हमें बर्बाद कर रही है। आलस्य के बाद जो दूसरी बड़ी समस्या उन्होंने बताई वो थी विदेशी चीजों पर हमारी निर्भरता। और ये बात उन्होंने जिस तरह समझाई है वो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। हाँ, वो कहते हैं कि अरे दिया सलाई जैसी मामूली चीज भी तुम बाहर से मंगवाते हो। सही बात है। फिर वो एक एक करके गिनाते हैं, जिस मार्किन की धोती पहनी है वो अमेरिका की बनी है, कंघी फ्रांस की है, मोमबत्ती जर्मनी की। और फिर वो एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो हंसाता भी है और चुभता भी है। वो घर की तो मूछें ही मूछें वाला किस्सा। वही, एक आदमी किसी महफिल में दूसरों से मांगकर कपड़े पहनकर जाता है। वहां कोई कहता है, अजी ये अंगा तो फलाने का है। दूसरा कहता है, टोपी भी फलाने की है। हाँ। जब सब लोग उसे टोकने लगते हैं तो वो हंसकर जवाब देता है, घर की तो मूछें ही मूछें हैं। वाह, ये तो बहुत चुभने वाली बात है। एक मजाक में कितनी गहरी पीड़ा छिपी है कि हमारे पास अपना कहने के लिए सिर्फ मूछों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। हर चीज उधार की है। यही उनकी खासियत थी। वो कड़वी से कड़वी बात को भी ऐसे दिलचस्प तरीके से कहते थे कि वो सीधे दिल में उतर जाए। ये किस्सा असल में 19वीं सदी का मेक इन इंडिया का आह्वान था। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि जब तक हम अपनी जरूरत की चीजें खुद नहीं बनाएंगे, हम कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, आलस्य, भाग्यवादी सोच, विदेशी सामान पर निर्भरता, आपस की फूट, तो ऐसा लगता है कि भारतेंदु सिर्फ समाज की नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक गुलामी की बात कर रहे थे। एक ऐसी सोच जो मान चुकी थी कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, कि हमारी नियति दूसरों के हाथ में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही उनकी मूल डायग्नोसिस थी। बाकी सब तो इस मानसिक गुलामी के लक्षण थे। इतनी तीखी और सीधी आलोचना के बाद ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या भारतेंदु ने सिर्फ समस्याएं ही गिनाई या उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखाया? बिल्कुल दिखाया। उनका भाषण सिर्फ आलोचना नहीं, एक पूरा एक्शन प्लान है। वो कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो धर्म की अपनी एक अलग परिभाषा गढ़ते हैं। वो धर्म को दो हिस्सों में बांटते हैं, वास्तविक धर्म और समाज धर्म। ये समझना दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? उनके अनुसार वास्तविक धर्म तो बस एक ही है, ईश्वर की भक्ति करना। ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन बाकी सब कुछ, जैसे व्रत त्योहार, रीति रिवाज, शादी ब्याह के नियम, ये सब समाज धर्म है। अच्छा। यानी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम।
और उनका सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि समाज धर्म स्थायी नहीं है, इसे देश, काल और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है और बदलना ही चाहिए। और इसे समझाने के लिए वो त्योहारों का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी हैं। जी। जैसे एकादशी का व्रत महीने में 2 दिन उपवास रखकर शरीर को साफ करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, या होली पर जगह जगह आग जलाना बसंत की बिगड़ी हवा को शुद्ध करने का उपाय था। सही। उनका तर्क था कि हमारे पूर्वजों ने ये नियम किसी गहरी सामाजिक या वैज्ञानिक समझ के साथ बनाए थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि बाद की पीढ़ियों ने उसके पीछे का क्यों समझना बंद कर दिया और सिर्फ लकीर पीटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि अगर कोई समाज धर्म आज हमारे देश की तरक्की में रुकावट बन रहा है तो उसे आंख बंद करके ढोने की जरूरत नहीं है, उसे बदल दो। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि अगर आप धर्म को इतना लचीला बना दें कि हर कोई उसे देश काल के हिसाब से बदलने लगे, तो उसका मूल स्वरूप ही खत्म हो सकता है? क्या उन्होंने इस पर कुछ कहा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भारतेंदु इस खतरे को समझते थे। हाँ। इसीलिए उन्होंने वास्तविक धर्म और समाज धर्म का फर्क किया। अच्छा। वो कह रहे थे कि ईश्वर की भक्ति जो धर्म का मूल है उसे कोई न छुए, लेकिन जो सामाजिक नियम है जैसे बाल विवाह, बहु विवाह या विदेश यात्रा पर पाबंदी, ये ईश्वर के बनाए नियम नहीं है, ये इंसानों के बनाए नियम है। सही बात है। और अगर ये नियम समाज को कमजोर कर रहे हैं तो इन्हें बदलना ही धर्म है। और उन्होंने साफ साफ कहा भी, बाल विवाह पर उन्होंने कहा कि अपने लड़कों का विवाह छोटी अवस्था में मत करिए, उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। और लड़कियों की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया। हाँ, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि उनकी सोच की एक सीमा थी जो उनके समय के हिसाब से थी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को इस तरह पढ़ाओ कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहेज में शिक्षा दें। तो ये प्रगतिशीलता आज के मानकों पर शायद पूरी तरह खरी न उतरे, लेकिन 1880 के दशक में लड़कियों को पढ़ाने की बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। सुधार के इस रास्ते में एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही वो थी एकता। और उनकी एकता की कल्पना बहुत व्यापक थी। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान एकता की बात नहीं करते। हालांकि वो कहते हैं, भाइयों हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। लेकिन वो इससे भी आगे जाते हैं। कहाँ? वो हिंदुओं के भीतर भी वैष्णव, शाक्त जैसे अलग अलग मतों को एक होने के लिए कहते हैं। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी सबको एक होने का आह्वान करते हैं। और उन्होंने हिंदू शब्द को भी एक नई भौगोलिक परिभाषा दी जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। जी। उन्होंने कहा, जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वो हिंदू की सहायता करो। ये धार्मिक पहचान से ज्यादा एक राष्ट्रीय, एक नागरिक पहचान की बात थी। बिल्कुल। वो धर्म और जाति की दीवारों को तोड़कर एक बड़ी भारतीय पहचान बनाने की नींव रख रहे थे। और इस पूरे एक्शन प्लान का सार उन्होंने एक लाइन में दिया, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। आत्मनिर्भरता का यही मूल मंत्र था, अपना काम अपनी भाषा में अपने देश के लिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक समाज सुधारक, एक अर्थशास्त्री और एक दूरदर्शी विचारक थे। जी। उन्होंने आलस्य, फूट और अंधविश्वास को देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा माना और उनसे लड़ने का एक व्यावहारिक रास्ता दिखाया। और उनकी बातें आज भी उतनी ही जरूरी लगती हैं। आत्मनिर्भरता की बात हो, सामाजिक कुरीतियों को तर्क की कसौटी पर कसने की बात हो, या फिर छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर एक बड़ी राष्ट्रीय एकता बनाने का संदेश हो, ऐसा लगता है जैसे वो आज के भारत से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने जो मानसिक गुलामी की जड़ें पहचानी थी, शायद हम आज भी उनसे पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए हैं। ये पूरी चर्चा एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है।
हाँ भारतेंदु ये सब जानते थे कि ये बातें कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। हाँ, उन्होंने सुधार के रास्ते पर चलने वालों को एक तरह की चेतावनी भी दी थी। हाँ, और वो चेतावनी बहुत गंभीर थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। मतलब वो साफ कह रहे थे कि सुधार की कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। समाज आपको आसानी से बदलने नहीं देता। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। भारतेंदु ने बदलाव के लिए बदनामी और बहिष्कार तक सहने का आह्वान किया था। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया पर एक छोटी सी राय रखने पर ट्रोलिंग और कैंसल कल्चर का सामना करते हैं, क्या हम में से कोई भी समाज में वास्तविक सुधार लाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।